Recording in progress. बेहतरीन। हाँ पीजिए। हाँ आप सुनाएं मुझसे क्या हाल है? क्या सीन है? कुछ भी, ये तो वो उसकी ए लेवल की क्लास है, बाकी छुट्टी में मुझे लग रहा आ जाएंगे अभी। हाँ बस आ जाएंगे, रास्ते में होंगे। किस तरह वो गूगल मीट से लेते हो? जूम। हाँ तो आपने नहीं नहीं, ये तो ऐप है नोटेबिलिटी की, तो ये उसके ऊपर किया हुआ है। वैसे वन नोट भी ठीक है एंड्रॉइड के लिए, अच्छा मैच विंडोज वाली के में कुछ स्पेशल है कि मतलब में है सारे फीचर्स लिए। तो लाइक बॉक्स और ड्राइंग एंड वो जिनके वो पास वो फीचर्स है ना, उन पे राइटिंग नहीं अच्छी आती, वो सारी चीजें जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। भाई ये वाली जो है वो ये नहीं। जो आपने अटैच किया हुआ है ये माइक है। ये अच्छा इसके साथ है। हाँ इसका बटन अच्छा नहीं है? वैसे भी आवाज आवाज एको होगी ना, रूम है ना, जब वो बच्चे बोलेंगे तो आवाज एको करेगी, तो फिर ये वो माइक आपने लगाया है। हेडफोन लगाया है हेडफोन लगाया हुआ है वो उससे किसके नहीं। साथ कनेक्ट है इसके वो साथ भी है इसी इसी के साथ। जब वो बोलते हैं तो आवाज यहाँ पर आती है, मैं बोलता हूँ तो आवाज यहाँ पर आती है। इसी का है रॉनन का। ये माइक भी इसका और वो भी इसी का ही है। नहीं ये तो मेरा ख्याल है एंकर का है शायद। वो डिफरेंट चीज़ है ये डिफरेंट वो डिफरेंट चीज है। अच्छा माइक है। बेहतरीन है, बेहतरीन है। इसके अंदर एक और भी है, अच्छा दो माइक दो दिए हैं मैंने। कितने के लिए डिफरेंस और ये 5,000 के। कोई पॉडकास्ट वाला माइक ना होता है हाँ नहीं वो मुझे ना वो बहुत अजीब लगता था, मैंने कहा यार उसको अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर क्लास में यहाँ पे ले ली कर सकता हूँ, तो इसलिए फिर वो है कि इसको आप जहाँ मर्जी लेके कर सकते हैं। अच्छा जी, सॉरी यार। अब हम शुरू करते हैं। आज हमने जीपी से शुरू करना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, एरिथमेटिक के केस में हमारे पास था कि आपकी नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होके आती थी। तो जियोमेट्रिक के केस में आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट विल इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगेन हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज स्टिल रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है। फिर इसमें हमारे पास एक और लेटर होता है आर, विच वी लेबल एज कॉमन रेशियो। ठीक है। अगर आपको याद हो तो अरिथमेटिक के केस में आपके पास कॉमन डिफरेंस था, क्योंकि वहां पर जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होके आ रही थी। यहां पर आपके पास कॉमन रेशियो होगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होके आएंगी। अब आर की वैल्यू निकलती कैसे है? टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी एन। एक क्लास लेने आती है वो भी लेट। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी एन। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल वुड बी T2 over T1, T3 over T2, या फिर T6 over T5, या फिर T10 over T9। ये सारा मैंने इक्वल साइन इसलिए डाला हुआ है क्योंकि फॉर एनी गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आपका आपकी कॉमन रेशियो सेम रहनी चाहिए। तो आप इनमें से कोई सी भी एक चीज यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो। ऑल ऑफ दीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर। तो आप चाहे तो T2 over T1 कर लो, चाहे T10 over T9 कर लो, दैट डिपेंड्स कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा ये भी है कि जिस तरह उसमें था कॉमन डिफरेंस में कि यू ऑलवेज डू नेक्स्ट वाली टर्म माइनस प्रीवियस वाली टर्म, तो यहां पर भी ऐसा ही है, यू डू नेक्स्ट वाली टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस वाली टर्म। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है। सेकंड टर्म कैसे आएगी? अगर हम फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो ए मल्टीप्लाई बाय आर विल बिकम सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आएगी? अगर हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें आर के साथ तो ये आ जाएगी। फोर्थ टर्म कैसे आएगी? अगर हम थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें आर के साथ, विच विल बिकम ए आर क्यूब। और
T5 कैसे आएगा अगर हम पिछली टर्म को मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट के साथ विच विल बी AR4। तो अगर आप पैटर्न देखो तो इन ऑल द टर्म्स दैट आई हैव रिटन आपकी फर्स्ट टर्म ए है उसमें आर की पावर 0 है, दूसरे वाले में आर की पावर कम है, तीसरे वाले में आर की पावर 2 है, फोर्थ में आर की पावर 3 है, फिफ्थ में आर की पावर 4 है। तो बेसिकली आपकी आर की पावर इज वन लेस द पोजिशन नंबर। तो आपका यहां से टी एन के लिए जो पूरा सर्टिफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट वुड बी ए आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि आपकी आर की पावर जो है इट इज ऑलवेज वन लेस देन द टर्म नंबर। ठीक है, और यहां पर एन क्या है दोबारा लिख रहे हैं हम, एन इज द पोजिशन नंबर। ठीक है, अच्छा। अब इसके केस में भी जिस तरह हमने एपी के अंदर डिसाइड किया था कि एपी के अंदर हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन एक चीज होती है, तो इसी तरह ज्योमेट्रिक के केस में भी ज्योमेट्रिक मीन होता है। लेट क्यों? टाइम से निकलो। अच्छा, जियोमेट्रिक मीन जो है वो इसमें भी होगा सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं कि हमने अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला था, हमने क्या किया था कि दो डिफरेंट डीज की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज रिमेन द सेम। तो इसी तरह हम जीपी के केस में भी जियोमेट्रिक मीन ऐसे ही निकालेंगे कि हम कहेंगे कि भाई T2/T1 शुड बी इक्वल टू T3/T2। ठीक है, तो अब आप अगर इसको रीअरेंज करें तो T2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय T3 एंड T2 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 मल्टीप्लाई बाय T3। तो आप ये कह सकते हो कि इफ यू हैव थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन, तो आपकी सेंटर वाली टर्म साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट और फिर उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, आपकी सेंटर वाली टर्म साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट और फिर उसका स्क्वायर रूट है। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला था कि आपकी सेंटर वाली टर्म साइड वाली टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू करके निकलेगा। आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि आप साइडों वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपकी सेंटर टर्म निकल आएगी। अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्मूला दैट यू यूज वेरी ऑफ्टन, बट ये एक स्मार्ट प्ले है टू डू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इनटू शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका अगर आप जर्नलाइज्ड फॉर्म लिखना चाहते हो तो जर्नलाइज्ड फॉर्म वुड बी, अगर आप टी एन फाइंड करना चाहते हैं तो टी एन फाइंड करने के लिए आपको दो टर्म्स को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एक एन माइनस वन विच मीन्स पिछली टर्म और एक एन प्लस वन विच वुड मीन आगे वाली टर्म। ठीक है, तो राइट साइड वाली टर्म और लेफ्ट साइड वाली टर्म का आप प्रोडक्ट करोगे एंड देन यू स्क्वायर रूट इट, तो वो आपके पास जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जियोमेट्रिक मीन है जब कंसेक्यूटिव हो गया। कंसेक्यूटिव के अलावा ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद देखें, अब फॉर्मूला यूज करना क्या ना करना वो हम क्वेश्चन देखेंगे पता लग जाएगा हमें। अब अरिथमेटिक में और जियोमेट्रिक में डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपके सिंपल क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें तो एग्जामिनर बता देता है कि भाई ये एपी का केस है, ये जीपी का केस है, बट वर्ड प्रॉब्लम में एग्जामिनर स्पेसिफाई नहीं करता। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि विच क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जीपी और विच क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एपी। ठीक है, जीपी का क्वेश्चन जीपी का क्वेश्चन विल ऑलवेज बी रिगार्डिंग परसेंटेजेस। परसेंटेजेस का क्वेश्चन कभी भी एपी का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आप निकालते कैसे हो? मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लीकेशन जीपी का पार्ट है, एपी का पार्ट नहीं। ठीक है, अब जब भी आपके पास परसेंटेजेस का क्वेश्चन आएगा तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी आपको चीज करनी पड़ेगी कि आपके आर की वैल्यू आपकी गिवन परसेंटेज के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है,
आपके आर की वैल्यू आपकी गिवन परसेंटेज के इक्वल कभी भी नहीं होगी। अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यू विल डू 100 प्लस और माइनस द गिवन परसेंटेज। ठीक है, यू विल ऑलवेज डू 100 प्लस और माइनस द गिवन परसेंटेज। आप प्लस कब यूज करोगे? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव कब यूज करोगे? अगर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप पहले ओलवर्स में भी करते आए हैं, आईजीसीएसई में भी करते आए हैं। अगर आपको याद हो, मैं आपसे कहूं कि किसी वैल्यू को 25% इंक्रीज करना है तो आप क्या करते थे? 25% निकाल के उसको ओरिजिनल में ऐड कर देते हो। बट जीपी के केस में आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि पहले आप वैल्यू निकालो फिर ओरिजिनल में ऐड करो। तो जीपी में आपको डायरेक्ट चाहिए, तो 25% इंक्रीज का मतलब यह है 125%। तो इसलिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट बिफोर हैंड कर देते हैं, ताकि जो भी आंसर हमारे पास आए वो एग्जैक्ट आए। ठीक है, दूसरी चीज, आपके एपी और एपी के क्वेश्चन की तो ये बात नहीं है, जीपी के क्वेश्चन में ज्यादा ये मुश्किल है। आपके पास काफी दफा इस तरह के जीपी के क्वेश्चंस आते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, फाइनेंस के अंदर आपकी ये जो पावर है, इफ यू वांट टू यूज n-1 यू कैन यूज n-1। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ ए आर पावर एन। ठीक है, सिर्फ फाइनेंस के क्वेश्चंस के लिए आपका फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। बट ऑब्वियसली ये मत समझिएगा कि सर ने कह दिया वो मॉडिफाई हो जाएगा, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो वेन एवर देर इज अ केस फॉर जीपी, तो इन दोनों में से कोई एक केस आप यूज कर सकते हो। ये आपने कब यूज करना है? वेन द स्टार्टिंग ईयर is excluded when the starting year is excluded from the counting। और ये आप फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब आपका स्टार्टिंग ईयर भी जो है वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है ये समझने में, अगर आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं कहोगे कि मैं, आपकी एज अगर 17 है विच मीन आप पहला साल काउंट नहीं कर रहे, पहले साल के एंड पे आपने अपनी एज कैलकुलेट करना शुरू की है। ठीक है, कोरिया में ये होता है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में बल्कि, कि द डे यू आर बॉर्न यू आर ऑलरेडी 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में ये रूल है कि वेन एवर यू आर बॉर्न यू आर ऑलरेडी 1 ईयर ऑफ एज। बट हमारे पाकिस्तान में और दुनिया में रूल क्या फॉलो होता है? आप पूरा साल गुजारोगे, उसके बाद यू आर काउंटेड एज 1। तो ये वही वाली सिचुएशन है। अगर आप स्टार्टिंग ईयर काउंट नहीं कर रहे तो देन यू कैन यूज ए आर पावर एन। बट इफ यू आर काउंटिंग द स्टार्टिंग ईयर एज द नंबर एज वेल, तो तब फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टेक्निकली अगर आप नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लें, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और आप नंबर ऑफ ईयर्स अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकेंगे, इतनी बड़ी वैल्यू वो कभी भी नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है सम ऑफ एन टर्म्स। अब आपके सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूलाज हैं। एक आपके पास फॉर्मूला है ये, और दूसरा आपके पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। मैं आपको फॉर्मूला शीट खोल के दिखाता हूं एक चीज। अच्छा, आपके फॉर्मूला शीट में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ,
ठीक है, दूसरे वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला देखें, दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट। इसमें छोटी सी चीज मैंने सिर्फ डिफरेंट की है कि उस वाले केस में आर पहले लिखा हुआ है, इस वाले केस में आर बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है? अगर आप चाहो तो एक ही कर सकते हो, उससे कोई मसला नहीं है, वो जो भी आपकी फॉर्मूला शीट में गिवन है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, कॉमन रेशियो लेट आएगा ना, तो ये कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो T2/T1 को, जिस तरह कॉमन डिफरेंस था ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ये कॉमन रेशियो है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आर मॉडुलस लेस देन 1 होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आर मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। मॉडुलस का क्या मतलब है? इग्नोर द साइन। ठीक है, विच मीन्स अगर आपकी आर की वैल्यू नेगेटिव शेगेटिव है तो आप उसको इग्नोर करके अपना डिसीजन लो कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले के अंदर इग्नोर नहीं करनी, दिस इज ओनली फॉर योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और अब ये बेसिकली मैंने इनको सेपरेट क्यों किया है, आर मॉड्यूलस लेस देन 1 और आर मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1, इन दोनों का मतलब क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं कि आर की वैल्यू 0.5 है और इस केस में आर की वैल्यू 1.5 है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वाली एग्जांपल है, दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जिंग सीरीज। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग सीरीज क्यों कहते हैं? एवरी नेक्स्ट टर्म यू विल फाइंड अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे निकलता है ज्योमेट्रिक में, हर अगली टर्म के लिए आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000 टर्म्स के बाद आपकी टर्म इतनी छोटी हो जाएगी कि इतने सारे जीरोस होंगे फिर कहीं जाके टर्म बन रही होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वी कॉल कन्वर्जन, कि आपके ज्यादा टर्म्स जो है उसके ऊपर आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है टू जीरो। इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग सीरीज। जो आपका नीचे वाला केस है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग सीरीज। ठीक है, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके आर की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 विच इज 1.5। आप मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं, सिमिलरली 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 3000 टर्म्स के बाद इवेंचुअली आपकी टर्म इतनी बड़ी हो जाएगी कि कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकोगे, ऐसे ही पेपर में भी नहीं लिख सकोगे। तो इसको हम कहते हैं कि इस केस में आपकी जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू अप्रोच इंफिनिटी। ये दोनों में डिफरेंस है। लाइबा, फरजीन, शादेब, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताओ। अच्छा, तो इसके बाद ना आपका एक फॉर्मूला है जीपी का ही, जो आपकी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, सम टू इंफिनिटी। सम टू इंफिनिटी का मतलब क्या है? कि आप इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज का सम करके बताओगे। ठीक है, आप इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज का सम करके बताओगे। तो इस केस में जो आपकी डाइवर्जिंग सीरीज है, विच इज आर मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1, इसका सम टू इंफिनिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसका सम टू इंफिनिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपकी टर्म्स बड़ी होती जा रही हैं, आप सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड।
मतलब आंसर आपका इतना बड़ा होगा कि आप उसको पेपर पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके केस में हमेशा आंसर जो है वो इंफिनिटी ही आता है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। एग्जामिनर कभी कहता ही नहीं है कि आपने कन्वर्जिंग सीरीज, आपने डाइवर्जिंग सीरीज का, या फिर आपने इस तरह की सीरीज का कभी भी आपने सम निकालना है, वो कभी भी नहीं कहता। ठीक है। सम सिर्फ निकलेगा कन्वर्जिंग सीरीज का, और वो ऑब्वियसली वर्ड यूज नहीं करता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। वो वर्ड यूज करेगा, कन्वर्जिंग नहीं यूज करेगा। कन्वर्जिंग सीरीज इज ओनली पॉसिबल जब आपका आर मॉड्यूलस लेस देन 1 है, और आपके पूरे पास पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन है 2014 का, जिसके अंदर एग्जामिनर ने ये आर मॉड्यूलस लेस देन 1 वाली इनइक्वालिटी यूज करवाई है। एंड दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, जिसकी बेसिस पे आपने एग्जामिनर को बताना है कि आर की वैल्यू आपने कैसे निकाली। वो हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मतलब है। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सम टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 - आर। ये आपके उसमें लिखा हुआ है, फॉर्मूला शीट में। ठीक है। और ये फॉर्मूला यूज कब होगा? जब आपकी सीरीज क्या है? कन्वर्जिंग सीरीज है। और कन्वर्जिंग सीरीज किसे कहते हैं? आर मॉडुलस लेस देन 1 हो तो फिर उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि r इज इक्वल टू -0.5, r इज इक्वल टू -2.5। लाइबा, इन दोनों में से कौन से वाला r जो है वो कन्वर्जिंग सीरीज का है, और कौन से वाला r डाइवर्जिंग सीरीज का है? या दोनों ही कन्वर्जिंग के हैं, दोनों ही डाइवर्जिंग के हैं? लाइबा, लाइबा तो कम मारोगी। हेलो लाइबा। हेलो लाइबा। फरजीन, आप हो वहां पर? कोई भी नहीं, जन्नत आप ही बता दो। इन दोनों में से कौन सी कन्वर्जिंग है और कौन सी डाइवर्जिंग है? दोनों कन्वर्जिंग है। बिल्कुल गलत। मैंने कहा भी था कि आपका डिसीजन डिपेंडेंट है साइन इग्नोर करने के बाद। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप साइन इग्नोर कर दें तो 0.5 इज लेस देन 1। दूसरे के केस में अगर आप साइन इग्नोर कर दें तो 2.5 इज नॉट लेस देन 1। ठीक है। तो ऊपर वाला जो है कन्वर्जिंग है, और नीचे वाला डाइवर्जिंग है। विच मीन्स ऊपर वाले का सम टू इंफिनिटी पॉसिबल है, और नीचे वाले का सम टू इंफिनिटी नहीं पॉसिबल। ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली कभी भी वो यूज नहीं करता, बट दिस शुड बी एन इंडिकेशन कि अगर आप क्वेश्चन में कोई गलती कर रहे हो और आपके आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। जाके अपना क्वेश्चन देख लो, आर कहीं आपने मैसअप कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। अह, पहले इजी वाला देख लेते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10 and 8। आपने सम टू इंफिनिटी फाइंड करना है। अगर आपको सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला याद हो तो दैट इज a/1 - r। आपको ना तो ए की वैल्यू पता है और ना ही आपको आर की वैल्यू पता है। ठीक है।
आर की वैल्यू बट निकलती कैसे? नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस। आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पता होनी चाहिए। आपको यहां पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पता है, सेकंड एंड थर्ड। तो आप यहां पर क्या करो, थर्ड टर्म इज 8, सेकंड टर्म इज 10, तो आप आर इज इक्वल टू 0.8 कर दो। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0.8 आ गई। अब अगर आप कॉमन सेंस से करना चाहो तो देयर इज अ कॉमन सेंस अवेलेबल एज वेल। वो कैसे? आपकी सेकंड टर्म 10 है, आपकी थर्ड टर्म 8 है, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? ऑर्डर अगर आप देखो तो सेकंड से थर्ड में जाने के लिए आपने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, तो आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, पीछे जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 0.8। तो जब आप 10 को डिवाइडेड बाय 0.8 करोगे तो वो क्या बनता है? 12.5। 12.5। तो ये आपका स्मार्ट तरीका है। अगर आप ये तरीका यूज नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो कि जो जियोमेट्रिक मीन अभी हमने डिस्कस किया था, जियोमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला था? कि जो भी आपने टर्म निकालनी है या जो भी फॉर्मूला है, सेंटर वाली टर्म इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ साइडों वाली टर्म्स। तो आपकी सेंटर वाली टर्म इस केस में T2 है, आपके साइडों वाली टर्म T1 और T3 है। T2 की वैल्यू आपको पता है? यस, 10 है। T1 की आपको वैल्यू पता है? नहीं पता। T3 की आपको वैल्यू पता है? यस पता है, 8 है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। दिस विल बिकम 100 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 8, और यहां से x निकाल लें विच इज 12.5। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर एक और तरीका भी है कि आप ओरिजिनल वाला फॉर्मूला ही यूज कर लें विच इज टी एन इक्वल्स टू ए पावर आर माइनस आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन सी टर्म पता है? सेकंड भी पता है, थर्ड भी पता है। सेकंड के लिए एन की क्या वैल्यू होगी अब्दुल्ला? थर्ड के लिए एन की क्या वैल्यू होगी? गलत। एन पोजीशन नंबर ही होता है, तो जब थर्ड कह रहा हूं तो उसकी एन की वैल्यू 3 ही होगी। तो एन की वैल्यू 3 होगी, तो ये थर्ड टर्म का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर एन की वैल्यू 2 यूज करोगे तो वो सेकंड टर्म का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास क्या है? 8। ए की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू पता है 0.8 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से दोबारा 12.5 बन जाएगा। तो आपको तीन मेथड बता दिए, कहते हो तो एक और चौथा मेथड भी बता देता हूं। ठीक है, बट पेपर में दोनों में से कोई एक तो यूज कर ही लोगे। अब ए की वैल्यू भी निकल आई, आर की वैल्यू भी निकल आई। अब देखो तो ये कौन सी सीरीज है जन्नत? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसने पूछा हुआ सम टू इन्फिनिटी, तो होगी कन्वर्जिंग। तो ए की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें विच इज 12.5। आर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें विच इज 1 माइनस 0.8। तो आपके पास आ जाएगा, ओए मेरे दिमाग में 62.5 था शायद, 62.5। तो ये आपका सम टू इन्फिनिटी है। अच्छा, अब ये कह सकते हैं सर ये सम टू इन्फिनिटी समझ नहीं लग रही है, निकलेगा कैसे? सम टू इन्फिनिटी तो होना ही नहीं चाहिए। मसला ये है कि ये एग्जैक्ट सम टू इन्फिनिटी नहीं है। आप हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारी टर्म्स इतनी छोटी हो गई हैं कि आप इग्नोर ही कर दें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखो ना आपकी स्टार्टिंग टर्म 12.5 है, तो 15-20 टर्म्स के बाद तो आपकी टर्म वैसे ही डेसिमल में चली जाएगी, 0.2, 0.3, 0.4। 5-6 दफा और किया तो उसकी टर्म बिल्कुल ही वैसी बेचारी 0.000 में चली जाएगी। तो उससे आपके सम पे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसलिए आप सम टू इंफिनिटी पॉसिबली निकाल रहे हो विच इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इज ए क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका सम टू इंफिनिटी हो गया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। लाइबा, फरजीन, शादेब, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन निकालते हैं जहां पर हमने दोनों चीजें यूज करनी हो। ये देखें, ये भी बड़े कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपको एपी और जीपी दोनों यूज करने पड़ते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा सॉल्व कैसे करते हैं? एक साइड पे एपी का डेटा लिखो, दूसरी साइड पे जीपी का डेटा लिखो, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? T1 उसकी ए है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि एपी का कॉमन डिफरेंस -4 होता है। जनरल कॉमन डिफरेंस को किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो डी की वैल्यू -4 है। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस से वो जीपी की इंफॉर्मेशन देने लग गया कि फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5a। तो T1 की वैल्यू जीपी के केस में इज 5a। ठीक है, और कॉमन रेशियो की वैल्यू उसने बता दी है -1/4, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। यह हमें पता लग गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि सम टू इंफिनिटी ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, sum to infinity of the geometric progression is equals to the sum of first 8 terms of the arithmetic progression। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो सेंटेंस फॉर्म में, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म में, तो जीपी का क्या निकालना है? सम टू इंफिनिटी। एपी का क्या निकालना है? फर्स्ट 8 टर्म्स का सम। और उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमने इक्वल पुट कर दिया। तो सम ऑफ 8 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, तो सम ऑफ 8 टर्म्स जो एपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो सम टू इंफिनिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? a डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, जीपी के केस में फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू दी हुई है? 5 है, विच मीन्स ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 है, डिवाइडेड बाय आर की क्या वैल्यू दी हुई है? -1/4, वो हम लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे एन की क्या वैल्यू होगी मोहित? एन की क्या वैल्यू होगी? 8। सम में एन का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स का सम निकालना, तो 8 का निकालना है, तो एन की वैल्यू 8 होगी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और उन्होंने कहा है कि एपी की फर्स्ट टर्म ए ही है, विच मीन्स ए जो है वो इस केस में ए ही रह जाएगा। 8 - 1 करोगे 7, और डी की वैल्यू -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेफ्ट साइड पे ये 4 हो जाएगा, ये 2a - 28 हो जाएगा, ये 5a हो गया, और ये 1.25 हो जाएगा। ठीक है, 1.25 को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, 4 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 5 बन जाएगा, -28 इक्वल्स टू 5 है। अब एक्सपैंड करें, 10a - 140 इक्वल्स टू 5a, 5a इक्वल्स टू 140, एंड a इज इक्वल्स टू 28। आपकी a की वैल्यू 28 निकली है।
लाइबा और फरजीन, आप दोनों बोल नहीं रहे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा पूछो। दोनों को मेरी आवाज जा भी रही है। फरजीन और लाइबा, मेरी आवाज आ रही है? ये दोनों बोल ही नहीं रहे। हेलो फरजीन, हेलो लाइबा। चलो, अच्छा, हमारे ए की वैल्यू निकले। अब वो अगले पार्ट में कह रहे हैं कि आपने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और के क्या है? कोई टर्म है एपी की जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। तो इस केस में एपी का फॉर्मूला यूज होगा, ये हमें पता, ठीक है। एपी का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? टी एन वाला। ये हमें कैसे पता लगा? उसने बी पार्ट में सम की कहीं बात नहीं की, विच मीन सम का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उसने हमें बात की है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज जीरो। तो जन्नत, इस सेंटेंस को पढ़ के बताएंगे आप कि एन की क्या वैल्यू बनती है, और ए की क्या वैल्यू होगी, डी की क्या वैल्यू होगी, और टी एन की क्या वैल्यू होगी। इस स्टेटमेंट से चार वैल्यूज पता लगेंगी। क्या एन की वैल्यू के होगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। टी एन जीरो होगी। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो kth टर्म का मतलब है उस टर्म की पोजीशन नंबर। तो पोजीशन नंबर एन होता है। उसने कहा है कि वो टर्म जीरो है, टी टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, इसलिए टी जीरो है, ठीक है। तो अब वापस आ जाएं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करें। टी एन की जगह जीरो, ए की जगह 28, एन की जगह के, और डी की जगह -4, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 28 -4 के +4, 4 के इज इक्वल टू 32, के इज इक्वल टू, ये आपको बता, ठीक है। ये देखो, अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 405। के एस, सॉरी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। सबसे, ये हाँ, ये वाला। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। को बड़ी स्क्रीन कर दो। वो नहीं, यहाँ से नीचे से, नीचे नीचे नीचे, ये दोबारा वो जो तीन आ रहे हैं, नीचे देखो, नीचे भी तीन आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे, नीचे वाले बॉक्स पे। और ये देखो, यहाँ ये रहे।
अच्छा अरे यार, ये वाली थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 20 टर्म्स का सम जो है वो 405 है, 40 टर्म्स का सम जो है वो आपके पास 1410 है। आपने 60th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन निकालनी है। तो 60th टर्म बेसिकली यहां पर तो लगेगा टीएन, बट टीएन निकालने के लिए ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो पहले इसको रिवर्स में कर लें। 20/2 ब्रैकेट 2a + 19d इज इक्वल टू 405। सम का फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर 40/2 2a + 39d इक्वल्स टू 1410। ठीक है। अब आप क्या करें, इसको यहां पे कर दें 2a + 19d। और 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 10। 10 को उधर जाके डिवाइड कर दें, वो बन गया 40.5। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। यही काम आप राइट साइड पे भी करें कि 2a + 39d। 40 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 20। तो 1410 को डिवाइडेड बाय 20 कर दें, वो बन जाएगा 70.5। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। 2a + 39d इक्वल्स टू 70.5। आपके ए के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन रिवर्स करें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -39 + 19 -20d -70.5 -40 -30। 20 को उधर जाके डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1.5। तो डी की वैल्यू 1.5 आ गई। दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लें, कैलकुलेटर यूज करें, क्या बनता है? 70.5 -39 × 1.5, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय। तो आपके ए की वैल्यू 6 बन गई। ठीक है। अब जब ए और डी की वैल्यू निकल आई, उसने क्या कहा था कि आपने 60th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बतानी है। अब्दुल्ला, 60th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन के मुताबिक हमें किसकी वैल्यू पता है? ये सेंटेंस हमें किसकी वैल्यू बता रहा है? नहीं, किसकी वैल्यू बता रहा है? वेरिएबल्स में से किसकी वैल्यू है? एन की, क्योंकि एन पोजीशन नंबर होता है। तो अब आप सिंपली टी एन का फॉर्मूला यूज करो। टी एन इक्वल्स टू a + n - 1 × d, और n इज इक्वल टू 60 सब्सिट्यूट कर दो। तो T60, ए की वैल्यू 6, ये 59, डी की वैल्यू 1.5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो T60 क्या बनता है? तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर जीना आप जा सकते हैं बेटा।